ये फोर्थ क्वेश्चन ट्राई कर लिया था, किसी ने किया? बोला गया इफ सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 4 एंड summation up to infinite term is x, then find the range of x. जीपी को पहले कंसीडर कर लेते हैं। क्या ले लें जीपी बोलो? तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, लेट जीपी बी, जैसे जनरल जीपी लेते हैं ए आर स्क्वायर, ऐसे एज्यूम कर लिया मैंने। ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, एंड सो ऑन। इन्फिनिट जीपी है। सेकेंड टर्म 4 है, इसका मतलब है इन्होंने जो गिवन है वो लिखते जाओ। सेकेंड टर्म क्या है? ए आर है ना, ए और आर का प्रोडक्ट दिया हुआ कितना? 4। एक इक्वेशन ये दिया। फिर बोल रहे हैं द सम अप टू इन्फिनाइट टर्म। इन्फिनिट जीपी का सम अनकंडीशनली तो पॉसिबल होता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जीपी को इन्फिनिट टर्म तक ले जाओ तो उसका समेशन पॉसिबल है। कब पॉसिबल होता है? जब उसका कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से लेस हो। तो एस इन्फिनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ बोल रहे हैं कि इन्फिनिट जीपी का जो सम है, इन्फिनिट टर्म का जो सम है वो एक्स है, मतलब वो बोल रहे हैं कि सम पॉसिबल है। तो समेशन अगर पॉसिबल है तो ये बात तो अंडरस्टूड हो गई कि आर की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए। तो लिख दिया कि आर लाइज -1 to 1। ये कंडीशन भी ले लो। आर की वैल्यू 1 हो सकती क्या? नहीं हो सकती। -1 भी नहीं हो सकती। आर की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? 0 भी नहीं हो सकती। तो बट आर इज नॉट 0, ये लिख दो आप। और क्या दिया हुआ? और दिया हुआ अगर ये कंडीशन मीट हो रही है कि आर की वैल्यू फ्रैक्शन है, 0 नहीं है, तो उसका समेशन पॉसिबल होगा। और समेशन का फार्मूला क्या होता है? ए अपॉन, वेल डन, ए अपॉन 1 - आर। और ये दिया हुआ इक्वल टू व्हाट? एक्स। ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन है। तो हमारे पास में ये दो रिलेशंस हैं या दो इक्वेशंस हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। एक ए आर इक्वल टू 4 और एक ये। और इन दोनों से हमें किसका रेंज निकालना है? एक्स कहां से कहां तक वेरी करना है, करेगा, ये बताना है। आर की रेंज हमें पता है, आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनडायरेक्टली दिया हुआ है। और एक्स की रेंज बतानी है तो एक्स को, आर को एक्स के फॉर्म में लिख दे तो शायद बन जाएगा। क्योंकि अगर मेरे को आर की रेंज पता है और आर को एक्स के टर्म्स में अगर मैं रिप्लेस कर दूं उसी इनइक्वालिटी में, तो एक्स के लिए सॉल्व किया जा सकता है। मतलब हमारा टास्क क्या हुआ, हमारा टारगेट क्या हुआ? एक्सप्रेस आर इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो आर को एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का कोई जुगाड़ दिख रहा है आपको? ए क्या है? 4/a। ए को 4/r लिख सकते हैं ना। तो यहां से इस वाले इक्वेशन से लेट अस पुट a एज 4/r एंड किस में पुट कर दें इसको? सेकंड में पुट कर दें। जैसे आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय r इंटू 1 - r इज इक्वल टू x। अब अभी रुक जाओ, ऐसे ऐसे नहीं। अब इसके बाद थोड़ा सा, मैंने बोला कि मैथ्स जब कर रहे हो तो अब हर स्टेप पे थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते चलो, हर स्टेप पे रुक के देखते चलो कि क्या दिया हुआ है, क्या चाहिए, कैसे आएगा, सोच विचार करके काम करिए। तो आर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और ये क्वांटिटी एक क्वाड्रेटिक इन आर है कि नहीं? तो आर में क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज कैसे निकालते थे? स्क्वायर कंप्लीट करके। स्क्वायर कंप्लीट करो, रेंज आएगी। तो वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस एज 4 अपॉन क्या आएगा? r - r स्क्वायर।
और मैं r माइनस आर स्क्वायर की रेंज निकालना चाहता हूं, तो मैंने बोला लेट y इज इक्वल टू r माइनस आर स्क्वायर एंड देयरफॉर इट इज माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा r स्क्वायर माइनस r। अब हमें इसका करना है स्क्वायर कंप्लीट। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें? r का कोएफिशिएंट का आधा क्या है? माइनस हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4। उससे ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर हो गई। क्या हुई? ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई? r माइनस हाफ का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस ऑफ r माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस r माइनस हाफ का होल स्क्वायर। नाउ द स्टेज इज रेडी टू लॉन्च। कैसे? r के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली गई यहाँ पर, उसको यूज करते हैं। r क्या दिया हुआ है? -1 से 1 बट नॉट 0। r माइनस हाफ सब्ट्रैक्ट करो। इनइक्वालिटी के रूल्स याद है? कोई भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। करो करो फटाफट करो। तो r माइनस हाफ बोलते जाओ। r माइनस हाफ कहां से कहां तक वेरी करेगा? -1 माइनस हाफ -3/2 हो गया, और 1 माइनस हाफ हो गया। अब सारा नेगेटिव है, देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। हमें क्या करना है? स्क्वायर। तो नेगेटिव साइड में स्क्वायरिंग का रूल क्या है? स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ आ जाएगा 9/4 ग्रेटर देन r माइनस हाफ का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1/4। अगला स्टेप, हाँ क्या हुआ? अच्छा प्लस हाफ। एक सेकेंड। r -1 से 1 था, हाफ सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ प्लस हाफ है। प्लस हाफ है तो स्क्वायरिंग करने पर थोड़ा कहानी बदल जाएगी। ऐसे में जस्ट थोड़ा यही है। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी बोलो। एक साइड नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव है। 0 to 1/4 0 to 1/4 9/4। यस 9/4। तो r माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 0 क्लोज्ड से 9/4 ओपन। बट एक बात ये भी ध्यान रखते जाओ कि r की वैल्यू 0 नहीं थी, तो r माइनस हाफ की वैल्यू माइनस हाफ नहीं होगी, नॉट इक्वल टू माइनस हाफ। तो r माइनस हाफ का स्क्वायर जो है वो 1/4 के इक्वल नहीं होगा। 0 से 9/4 में 1/4 होगा, बट 1/4 यहाँ डिलीटेड है, इसका ध्यान रखते जाना है, ठीक है। इसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ। ये ऐसे आया कि अगर x a से b है और a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 क्लोज से लेकर के मैक्सिमम ऑफ a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर। ये रूल जो इनइक्वालिटी का कराया था मैंने, उससे मैंने लिखा, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? जल्दी बोलो। माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस ऑफ r माइनस हाफ का होल स्क्वायर कितना होगा भाई? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ ग्रेटर देन 9/4 नेगेटिव, यही आएगा। yes, बट r माइनस हाफ का होल स्क्वायर की वैल्यू, माइनस ऑफ दिस की वैल्यू जो है -1/4 नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? इधर देखो, r माइनस ये आ गया ना। अब अगला स्टेप में क्या है? 1/4 ऐड करना। 1/4 ऐड करो तो क्या आएगा? जल्दी बोलो। ऐड 1/4, 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 माइनस r माइनस हाफ का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, बोलो, -8/4 मतलब -2। अब ये हमारा आ गया y कहां तक आ गया? -2 से लेके 1/4 क्लोज्ड तक ये y आ गया। और हमें y नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? अरे x क्या है? व्हाट इज x? x इज 4/y। अरे ये r माइनस आर स्क्वायर को ही तो y लिया था ना हमने, तो 4/y मतलब इसका रेसिप्रोकल चाहिए। इसका रेसिप्रोकल करो।
हाँ, तो यहां से आ गया 1/y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ ओपन यूनियन 1/4 का रेसिप्रोकल 4 क्लोज्ड टू इंफिनिटी। और इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4/y क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन यूनियन 16 क्लोज्ड से इंफिनिटी ओपन, एंड दिस इज x, राइट। तो x बिलोंग्स टू, आंसर आ गया जी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 16 क्लोज से इंफिनिटी। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के बाद में तब समझ में आता है कि जो आपने अभी तक मेहनत करी थी, इनइक्वालिटी सॉल्व करना, लॉज ऑफ इनइक्वालिटी, वेविकर मेथड, वो सारी बातों का एप्लीकेशन क्या है, ऐसी सिचुएशन में वो सारी बातें अप्लाई होती हैं। अब अदरवाइज अच्छे से अच्छा बच्चा ऐसे क्वेश्चन को गलत कर जाता है। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें? इनइक्वालिटी के रूल्स में अगर किसी को कोई दिक्कत है, इनइक्वालिटी के लेक्चर को दोबारा देखो, क्योंकि उस समय भी मैंने बताया था वेविकर मेथड, लॉज ऑफ इनइक्वालिटी, स्केयरिंग का लॉ, क्यूबिंग का लॉ, रेसिप्रोकल का लॉ, है ना। अब तो एक्सपोनेंशियल लॉग इनइक्वालिटी भी आ गई, मॉड और जिंट की भी इनइक्वालिटी आप जानते हो। तो सारी इनइक्वालिटीज याद रहनी चाहिए, इक्वेशन इनइक्वालिटी, क्योंकि मैथ्स में और कुछ है ही नहीं। मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन कर रहे होंगे तो या तो इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे या तो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे होंगे। तो इक्वेशन इनइक्वालिटी में अगर आपकी वीकनेस रहेगी तो इट विल ऑलवेज कैरी फॉरवर्ड, वो हमेशा आपका मार्क्स को रिड्यूस करेगी। तो उधर में कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए। आप 100 बार पूछोगे, मैं 100 बार बताऊंगा। आप कितने भी क्वेश्चन करके लाओ, आप दोबारा पूछोगे, मैं दोबारा बताऊंगा, बट मेक श्योर कि उसमें आपको कमांड हो जाना चाहिए, मतलब टीचर को जितना आता है ना उससे ज्यादा आपको होना चाहिए। आगे चलते हैं। एक ये सारा क्लियर है, हटाओ इसको, नोट कर लो अगर नहीं नोट किया है तो। और जो लोग कर चुके हैं नोट, उनको एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, जरा करके बताएं। द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी exceeds the second term by 24. Fourth term of a GP exceeds the second term by 24, and the summation of second and third term, and summation of second and third term is equal to 6. Find the progression. सर रिपीट कर दो। हाँ कर दे रहा हूं, पहले ये नोट कर लिया, मैं हटा दूं इसको। यस सर। मैं यहां लिख दे रहा हूं क्वेश्चन को। फोर्थ टर्म of GP exceeds the second term by 24, and sum of the second and third term, मतलब second term और third term का sum is equal to 6. Find GP. सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। जैसे स्केयरिंग वाला अगर आप भूल गए हो रूल, तो ऐसे कुछ था, जैसे -4 लेस देन x लेस देन 3 है मान लो, तो इसका स्केयरिंग करने के लिए आप ऐसे -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0 करेंगे, और 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 करेंगे,
फिर स्क्वायरिंग करेंगे, नेगेटिव के लिए स्क्वायरिंग का रूल अलग होता है, तो 16 इनइक्वलिटी रिवर्स होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पर इनइक्वलिटी सेम रहेगी, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। तो एक्चुअली देखो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 0 से 16 क्लोज्ड, और मतलब यूनियन 0 से 9, तो ऑब्वियस ही बात है कि 9 और 16 में जो बड़ा है वहां तक जाएगा यूनियन, तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 क्लोज से लेकर के 9 और 16 में जो भी लार्जर हो, यही वाला रूल वहां पर यूज हुआ, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 16 हो गया। तो ऐसे ही वहां पर भी इस्तेमाल किया। हो गया ये वाला। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, तो जीपी आपने लिया होगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। फोर्थ टर्म इज व्हाट? ए आर क्यूब एक्सीड्स सेकेंड टर्म ए आर स्क्वायर, नो ए आर प्लस 24, और क्या दिया? T2 प्लस T3 मतलब ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ? 6। और ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके ए और आर निकालना है। हो गया? यस ग्रेट। ऑब्वियस सी बात है, दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के बारे में सोचोगे। आसान किसको एलिमिनेट करना है? ए को। जैसे फर्स्ट इक्वेशन तुम्हें क्या दे रहा है? ए आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 24, और सेकेंड इक्वेशन क्या इंपार्ट कर रहा है? ए आर इंटू आर प्लस 1 is equal to 6. So it is very clear that if you divide 1 by 2 कर दो तो ए आर कैंसिल हो जाएगा, आर में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक क्या लीनियर ही हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 1 मतलब आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ से आर प्लस 1 हम एक सेकंड के लिए एज्यूम कर लें कि लेट आर इज नॉट इक्वल टू -1। आर प्लस 1 नॉन जीरो है, हमने कैंसिल कर दिया, आर की वैल्यू 5 आ गई। आर प्लस 1 जीरो लेकर के हम रूल आउट भी कर देंगे पॉसिबिलिटी को बाद में। आर इक्वल टू 5 आ गया तो ए आ गया कि नहीं? आर को 5 कर दो तो ए इंटू 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 1/5। ए 1/5 है, आर 5 है, तो जीपी क्या गया? तो आपकी जो जीपी दिखेगी वो क्या दिखेगी? 1/5 एंड 1 देन 5 देन 5 स्क्वायर देन 5 क्यूब एंड सो ऑन। अच्छा, आर इक्वल टू -1 क्यों लिया हमने, क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि अगर आर -1 हुआ तो टर्म हो जाएंगे ए माइनस ए माइनस ए एटसेट्रा, और उस हाँ तो उसके बाद ए आर और ए आर स्क्वायर का सम 6 नहीं आएगा, सेकेंड और थर्ड टर्म ना, तो सेकेंड और थर्ड टर्म का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। अरे एक टर्म ए है, एक माइनस ए है, फिर ए है, फिर माइनस ए है, तो दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो उनका सम क्या हो जाएगा? 0। वो वायलेशन हो गया क्योंकि दिया हुआ सेकंड और थर्ड टर्म का समेशन क्या है? 6 है, इसलिए r -1 नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया। हाँ जी, जल्दी आंसर करो, क्विक।
the summation of first 3 consecutive term of GP is 19 and their product is 216. तो बोल रहे हैं कि ऐसी GP का n टर्म का सम क्या होगा और S इंफिनिटी अगर एग्जिस्ट करता है तो वो भी बताओ क्या होगा। सम ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ GP 19 है और उनका प्रोडक्ट है 216। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे AP जब हमने किया था तो AP में एक बात बताई थी कि अगर AP में टर्म्स हो और उनका समेशन गिवन हो तो हम टर्म्स को एक सर्टेन फैशन में चूज करते थे, राइट। A माइनस डी, A प्लस डी, ऐसा ऑड होते थे तो या इवन में। क्या GP में भी इस तरह से सिलेक्शन का क्राइटेरियन हो सकता है? तो बोलेंगे यस। आप कहीं पर नोट करके लिख भी लो। यस सर। इफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, हालांकि उसको नहीं लेंगे तो भी आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं है। इफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स इन GP whose product is given, whose product be known, then they are selected as below, they are chosen as below। आप इसको लिखना चाहो तो हेडिंग दे सकते हो, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन GP, है ना। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी बता दे रहा हूँ जैसे AP में बताया था। कौन से केस में ये बताया जा रहा है? ये उन टर्म्स की बात कर रहे हैं जो GP में है और उनका प्रोडक्ट गिवन है। तो दो केस होंगे। केस 1 पहले मैं डिस्कस करूंगा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 3 टर्म्स या 5 टर्म्स या 7 टर्म्स, अगर ऐसी बात हो रही हो तो आप ऐसे लेंगे। मिडिल टर्म को क्या ले लो? A, मिडिल टर्म को A ले लो और कॉमन रेशियो को क्या ले लो? R। तो ऐसे ले लो A और फिर R कॉमन रेशियो में मिडिल टर्म के दोनों साइड में टर्म लेते हैं, इक्वल नंबर ऑफ टर्म। जैसे 3 टर्म लेने हैं तो A के पहले क्या होगा? A/R और A के बाद वाला क्या होगा? AR। क्यों ऐसा लिया? क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? R कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा। ऐसे अगर 5 टर्म लेना है तो एक टर्म और ले लो, A/R², और उधर क्या ले लो? AR², एंड सो ऑन। अब आप समझ ही गए होंगे। जितने टर्म लेना चाहो ले लो। 3 टर्म लेना चाहो तो 3 वाले ये वाले 3 ले लो, 5 लेना चाहो तो ये वाले 5 ले लो, 7 लेना है तो इसके आगे AR³ हो जाएगा और इसके पहले वाला
a बाई आर क्यूब हो जाएगा। ऐसे आप लेते जाएंगे, मिडिल टर्म के दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे सो दैट हमेशा ऑड नंबर ऑफ टर्म आपको मिले और प्रोडक्ट उनका क्या रहे, आर से इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, इसी तरह से इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेना है तो क्या करेंगे, केस 2, वो भी लिख दो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेना होगा तो दो मिडिल टर्म होते हैं, जैसे 4 टर्म लेने हैं तो 2 मिडिल टर्म होंगे। आई होप यू एग्री। तो ये जो 2 मिडिल टर्म है उनको लेते हैं 2 मिडिल टर्म्स। ऐसे 2 मिडिल टर्म चूज करते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करके आर कैंसिल हो जाए। तो एक को ले लो a बाई आर और एक को ले लो ए आर, सो दैट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आर कैंसिल हो जाए। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली जब ये 2 मिडिल टर्म कंसेक्यूटिव ये हो गए तो कॉमन रेशियो आर नहीं रह गया, इनका रेशियो क्या है, आर स्क्वायर, तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर 4 टर्म लेना है तो हम लिखेंगे a बाई आर और ए आर और इसके बाद ए आर क्यूब और a बाई आर क्यूब, ये 4 टर्म हो गए। अगर 6 टर्म लेना है, अगर 6 टर्म लेना है तो एक टर्म आगे का और ले लो, ए आर की पावर 5 और a बाई आर की पावर 5, ये 6 टर्म हो गए। अब इतना एक हिंट हो गया, मान लो ये आपके लिए हिंट हो गया। तो ये क्वेश्चन आप फटाफट करो। जैसे 3 कंसेक्यूटिव टर्म है जिनका प्रोडक्ट 216 है, तो हम टर्म क्या ले लें, लेट द नंबर्स बी, लेट द टर्म्स बी a बाई आर, 3 लेने हैं ना, a एंड ए आर। तो इनका प्रोडक्ट क्या है, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट हो गया ए क्यूब और ए क्यूब की वैल्यू क्या दी हुई है 216, तो यहां से ए की वैल्यू क्या आई 6, 216 का क्यूब रूट क्या होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है, ये 216 से 6 क्यूब। तो ए की वैल्यू आ गई तो देखो आधा काम तो हो गया आपका। ए 6 आ गया तो नंबर्स क्या हो गई, एक नंबर हो गई 6 बाई आर, एक नंबर हो गई 6 और एक नंबर हो गई 6R, और इन तीनों नंबर का सम क्या दिया हुआ है 19 दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करो, आर की वैल्यू निकालो फटाफट जल्दी से। हो गया, आर की 2 वैल्यू है तो इसमें अच्छी बात है। तो एक ढूंढ रहे थे 2 मिल गई, एक के साथ एक फ्री। ठीक है, क्या आया वैसे देखो तो 6 टाइम्स क्या आया 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19R, आर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से तुम्हारे पास जो आ रहा है वो 6R स्क्वायर माइनस 6R और 19R तो 13R एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 6 6 या 36, 36 के 2 फैक्टर करो 9 एंड 4, 9 प्लस 4 तो आ गया तुम्हारा 6R स्क्वायर माइनस 9R माइनस 4R प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास में, हाँ इन दोनों में से तो आप 3R कॉमन ले लें, 3R कॉमन लिया तो क्या आया R 2R माइनस 3 और यहाँ से -2 कॉमन ले तो 2R माइनस 3 इक्वल टू 0। तो R की 2 वैल्यू आ गई 2R माइनस 3 इंटू 3R माइनस 2 0 करके। R की एक वैल्यू आई 3/2 और एक वैल्यू आई 2/3। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब R की 2 वैल्यू आई तो 2 सीरीज बन जाएगी क्योंकि A तो पहले ही डिटरमिन कर चुके हैं 6। तो ये हटा दूं, ये जो आपने नोट कर लिया इसको तो हटा दूं ना, ग्रेट। हाँ इनफाइनाइट नहीं है लेकिन एसएन निकालना, पहले तो एसएन निकालना ना, तो एसएन तो दोनों से आएगा है ना। तो केस 1 ले रहे हैं हम लोग। केस 1 क्या लिया, अगर R की वैल्यू 3/2 ले लिया मैंने, R इक्वल टू 3/2। इन दैट केस
पहला टर्म क्या होगा 6 डिवाइडेड बाई 3/2 a बाई r। पहला टर्म a नहीं है, ये भी एक गलती होती है, a इज द मिडिल टर्म, तो समेसन में उल्टा पुल्टा हो जाएगा सारा। तो पहला टर्म है 6 डिवाइडेड बाई 3/2, तो 4 आ गया। 4 है कि नहीं, पहला टर्म 4 आ गया, दूसरा टर्म 6, वो तो मिडिल टर्म तो 6 ही है, और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 9, बोलो 9। तो ये एक इंक्रीजिंग जीपी बनेगी, ऑब्वियसली इंक्रीजिंग जीपी बननी भी चाहिए क्योंकि आर की वैल्यू 1 से बड़ी है। इंक्रीजिंग जीपी है, डाइवर्जेंट है क्योंकि इसके टर्म बड़े होते जाएंगे, तो एस इन्फिनिटी तो पॉसिबल नहीं होगा, बट एस एन पॉसिबल होगा। समेशन ऑफ एन टर्म क्या आएगा, समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म, जल्दी बोलो, समेशन का फॉर्मूला याद है, a into 1 minus r की पावर n और 1 minus r की पावर n। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसमें r की वैल्यू हम डालेंगे 3, r की वैल्यू, a की वैल्यू डालेंगे 4। पहली गलती यही होती है, a की वैल्यू हम यहाँ पर जो a है और जो वहां a है दोनों में क्या है फर्क है। ये a फर्स्ट टर्म है, तो a के बजाय अगर मैं फर्स्ट टर्म लिखूं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, फर्स्ट टर्म लिखो ऐसा। तो ऑब्वियसली 4 इंटू 3/2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 तो हो जाएगा हाफ, हाफ का ऊपर जाके 8, तो आंसर फाइनल आंसर आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर n माइनस 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। और s इंफिनिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है, नॉट पॉसिबल, नॉट फाइनाइट। अब ये तो हो गया केस 1, ऐसे केस 2 का बात करो। केस 2, केस 2 होगा जब r की वैल्यू क्या होगी 2/3। अब ये डिक्रीजिंग जीपी होगी, डिक्रीजिंग जीपी होगी, कन्वर्जिंग होगी, कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेंट, तो इसका एस इन्फिनिटी भी होगा एस एन। एस एन क्या पहले लिखो, व्हाट इज एस एन, पहला टर्म क्या होगा, पहले तो जीपी क्या होगी, पहला टर्म क्या हो जाएगा, हाँ इसी का उल्टा हो जाएगा 9, 6, 4 एंड ऑन एंड ऑन। तो इसका फर्स्ट टर्म 9 होगा, कॉमन रेशियो 2/3, तो 1 माइनस 2/3 की पावर नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/3 इज 1/3, 1 माइनस 2/3 इज 1/3, तो आंसर आएगा 27 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2/3 रेज टू द पावर n। और यहां पर s इन्फिनिटी पॉसिबल होगा जब n को इन्फिनिटी करोगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी ना, 2/3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करते जाओ, छोटी होती होते होते इन्फिनिटी पावर में क्या हो जाएगा 0, तो ये चीज वैनिश कर जाएगी। जब ये 0 हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1 माइनस 0, 1 into 27 is 27। तो दिस वाज अगेन अ गुड वन, एक ठीक ठीक सा क्वेश्चन था। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, सबको क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो जब आप जीपी की प्रॉब्लम कर रहे होगे तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, ये सब आपका पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम होगा, वो करना पड़ेगा आपको। हाँ आकांक्षा बोलो बेटा, क्या पूछ रहे हो। सर एक्चुअली आपका नोट लिखवाने से पहले ना मैंने पहले ही सॉल्व करना शुरू कर दिया था, तो मैंने उसमें ना टर्म्स a और ar स्क्वायर और ar क्यूब से ली थी, तो वहां पर मेरी a की वैल्यूज भी 2 आई थी और r की वैल्यूज भी 2 आई थी। हालांकि मेरा आंसर सेम आया है, मतलब कि जो आपके केसेस करके आया, और मतलब तुमने लिया a ar एंड ar स्क्वायर ऐसे लेके किया होगा, राइट। यस सर। तो ये लेकर के जब सॉल्व किया होगा आपने तो आपके पास आया ar का होल क्यूब इज इक्वल टू 216। यस सर। तो वहां से ar की वैल्यू आई होगी 6। यस सर, फिर r को मतलब 6/a करके मतलब आगे सॉल्व हो गया था, बट ना नहीं मतलब अभी मेरा अभी सारा सेम एक आया। सेकंड रुक जाना, जल्दबाजी क्यों कर रही है, जल्दबाजी क्यों कर रही है। फिर ar 6 हो गया तो मिडिल टर्म तो 6 ही हो गया। यस सर। तो वहां भी तो हम यही कर रहे थे। अब तीनों का सम करेंगे तो सम में क्या करेंगे आप, a प्लस 6 प्लस ar स्क्वायर, यही लिखा होगा आपने। यस सर। अब
ए के जगह आपने लिख दिया होगा 6/r। यस सर। तो 6/r जब यहाँ पर डालेंगे बेटा तो 6/r प्लस 6 प्लस AR² को AR इंटू R लिख सकते हैं, और AR को 6 लिख दिया तो 6R। तो वही आएगा ना, जो वहां आया वही यहाँ भी आएगा, डिफरेंट तो आ ही नहीं सकता कभी। सर ए की वैल्यूज ना मेरी दो आई हैं, 4 नहीं और 9 आएंगी ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं आएंगी दो, उसको फिर नहीं से आएंगी? रीचेक करो, नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी, ओके सर। एक ही वैल्यू आएगी। एनीवे लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो सिलेक्शन ऑफ टर्म का एक कॉन्सेप्ट बताया उसको ना भी इस्तेमाल करो तो भी आंसर आएगा। सिंपली आप जैसे जीपी होती है AR लेके करोगे, देखो मैं आपके सामने करके दिखाया ना, तो वहां से भी मिडिल टर्म 6 आ जाएगा, वहां से भी वही इक्वेशन बनेगा। मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि धर्म बदलने से भगवान नहीं बदलते। बदलते हैं क्या है कि नहीं? अगर ये मतलब इस्लाम फॉलो करेंगे तो अल्लाह मिलेंगे, और अगर हिंदुइज्म फॉलो करेंगे तो कृष्ण भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी मिलेंगे वो एक ही होंगे, उन्हीं को आप अल्लाह बोल दो, उन्हीं को आप ईश्वर बोल दो, उन्हीं को विष्णु भगवान बोल दो, जो कुछ भी बोलना है, भगवान शिव बोल दो, व्हाटएवर। गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन, सत्य एक ही है। सत्य तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर दो सत्य हो गए तो उनमें से कोई भी सत्य नहीं। वो दोनों सत्य तभी होंगे जब दोनों सेम होंगे। Isn't it? मैथमेटिक्स है भाई, ये सिंपल मैथ्स है। A = B है तभी सेम होंगे, अदरवाइज वो डिफरेंट हो जाएंगे, राइट? तो इसका ध्यान रखो कि कुछ भी तरीके से करो, सही तरीके से करो, मतलब धर्म कुछ भी करो, फॉलो करो, सही राइचुअस तरीके से फॉलो करेंगे तो ईश्वर मिलेंगे। तो मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व करो, सही तरीके से सॉल्व करो, मतलब मेथड को सही तरीके से अप्लाई करो तो आंसर सेम ही आएगा, हमेशा सेम आंसर आएगा। चलिए जी, जल्दी आंसर करिए, क्विक। अब ये दोनों पार्ट का आंसर करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 मिनट टाइम है, तो एकदम बिल्कुल एनर्जी दिखनी चाहिए आपके अंदर में, एकदम तोड़ फोड़, आग लगा दो। आग लगा दो मतलब वो वाली आग में भी लगा दो। Summation of infinite number of terms of a GP is given as 15. The summation of their squares is given as 45. Find the series. जिनका सम है उन्हीं का स्क्वायर का सम। अरे भाई अगर मैं बोलूं कि ABC का समेशन ये है, फिर बोलो उनके स्क्वायर का सम, तो किसका? PQR का थोड़ी बात कर रहे हैं, ABC की बात करें ना, उन्हीं के स्क्वायर का सम, समेशन ऑफ देयर स्क्वायर्स। अब बात तो यहां भी 3 टर्म्स की हो रही है, 3 नहीं, इन्फिनिट टर्म्स की हो रही है, ठीक है? ये क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या स्ट्राइक किया? Mod or less than 1. हाँ, mod or less than 1. They will always think alike, right? तो जब भी समेशन इनफिनाइट जीपी की बात हो रही है और समेशन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि सबसे पहले दिमाग में तुरंत यहाँ पर चमकना चाहिए क्या, कि आर का मैग्नीट्यूड -1 से 1, आर -1 से 1 होगा। वेल ठीक है, तो आर इज गिवन -1 से 1 एंड आर इज नॉट इक्वल टू 0। सम ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी इज 15। मतलब अगर आप जीपी को ए ले लो, AR ऐसे ले लो, तो S इंफिनिटी क्या होगा? A/1 -R, और उसकी वैल्यू दी हुई है 15। तो ये 1 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, वाला इक्वेशन आ गया। उनके स्क्वायर का सम, अब जीपी के टर्म है ये, और अगर इनका स्क्वायर कर दो तो A² R² 4, ये भी तो जीपी ही है, इट इज अनदर जीपी। कैसे पता चला जीपी है? डिवाइड करके देखो तो कॉमन रेशियो क्या है? R²।
It is also a GP with common ratio R square. तो जैसे एपी की प्रॉपर्टी होती थी ना, कांस्टेंट ऐड करो, कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करो, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, तो एपी ही रहती थी। दो जीपी को, दो एपी को ऐड करके भी एपी आती थी। यहाँ पर एडिशन की बात नहीं, यहाँ पर क्या आ रहा है, दो जीपी को मल्टीप्लाई करो तो जीपी आएगी, मतलब किसी जीपी को उसी जीपी से मल्टीप्लाई करो तो जीपी आएगी। क्या कांस्टेंट आ रहा है? पूरी जीपी कांस्टेंट आ रही है, ऐसा क्या हाल बना रखा है? कुछ लेते क्यों नहीं है? ऐसा नहीं यार, फिर से देखो, रिव्यू करो पूरा प्रोसेस को। ये मत बोला करो पता नहीं क्यों, पता करो भाई। अगर मेरे साथ कोई इंसिडेंट हो, कोई मिसहैपनिंग हो, तो उसका पता मुझे ही होगा, किसी और को होगा। अब किसी दूसरे के पास जाके बोला यार मेरे साथ कुछ हो गया, तुम बताओ क्या हुआ तो आपके ऊपर हंसने लगेगा ना। तो आप अपने आप से, अपना साथ, आपके साथ जो भी दुर्घटना या घटना हुई उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। एनीवे, ये भी जीपी है, ये जीपी का कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है। अगर r -1 से 1 है तो आर स्क्वायर भी तो 0 से 1 होगा। Yes, sir. तो ये जीपी का सम भी पॉसिबल होगा। और उसका सम क्या होगा भाई? व्हाट इज द समेशन? s इंफिनिटी डैश, ये वाली जीपी का सम क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या है? अरे इनफिनिट जीपी का सम का फार्मूला याद है कि भूल गए? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो आ गया a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस r स्क्वायर, इट इज गिवन एज 45। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद का जो काम है ना, वो स्किलफुल वर्क है। अब इसके बाद में आपको कलाकारी दिखानी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कलाकारी। इसको देखो, इसको देख रहे हो? इसको क्या देख रहे हो? क्या दिखा? मतलब अगर देख रहे हो तो इसमें क्या दिखा आपको? बोलो वही दिखा जो दिख रहा है। अरे क्या दिखा इसमें? ये दिख रहा है क्या? इसमें ये दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. दिख रहा है। a अपॉन 1 माइनस आर इंटू a अपॉन 1 प्लस आर दिख रहा है। और a अपॉन 1 माइनस आर क्या है? 15। तो अगर मैं a अपॉन 1 माइनस आर की जगह पे 15 रख दूं तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती? भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई है तो हम लिख देंगे यहाँ पर ऐसा। अब यहाँ से क्या आ गया? a अपॉन 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये हमारा एक तीसरा आउटकम आ गया जी। नाउ लुक एट दिस वन फर्स्ट एंड लुक एट थर्ड। आई होप यू कैन सॉल्व दिस टू एंड गेट r। Yes, sir. r भी आ जाएगा, a भी आ जाएगा। डिवाइड कर दें? Yes, sir. फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 5। Componendo dividend. अब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज 2r, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज 2 इज इक्वल टू न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज 4, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 6। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 2/3। सात्विक है बेटे, नाम तुम्हारा इतना बढ़िया है, सात्विक है, और तुमने काम तो शैतानों का कर दिया था। कैसे तेरा आंसर नहीं आ रहा था? r की वैल्यू 2/3 आ गई। अच्छा, r 2/3 आ गया तो a भी तो आ गया। r की वैल्यू इसमें डाल दो, इसी में डाल दो, a आ गया। क्या आया बोलो? a is equal to 3 multiplied by 1 plus r, 1 plus 2/3, so it comes out to be 5. Hello, is that clear? तेरा a 0 आ गया था? अरे यार, फिर वही बात आ गई रे। तो बोल रहा है कि धर्म बदलने से भगवान बदल जाएंगे। अरे तू कुछ भी कर ले बाबा, a क्यों लिख दे 15 माइनस 15r, यही लिखा ना। फिर क्या किया? मतलब इसको इसमें डाल दिया तूने। 15 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर किया तुमने, यही किया ना यहाँ पर, डिवाइड बाय 1 माइनस आर का
1 माइनस आर का होल स्क्वायर नहीं कर, ऐसे तो नहीं कर दिया था? पता भी नहीं इसको कि क्या किया था, ऐसे ही कुछ किया था। नहीं, ऐसा कुछ किया था तो उसको दोबारा देखो कि क्या कुछ किया था, फिर मेरे पास आना। ठीक है, आप ऐसे करोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो तुम कर रहे हो यही चीज अगर मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ तो भी आंसर वही आएगा। ज्यादा से ज्यादा आर में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। आर में क्वाड्रेटिक में एक वैल्यू आर की 2/3 आई, हो सकता है दूसरी 3/2 आ जाए। चलो 1 आ जाएगी। आर अगर 1 भी आ गया तो रिजेक्ट हो जाएगी। इस वजह से रिजेक्ट हो जाएगी, अगर 1 हो गया तो समेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फाइनाइट, हमें तो समेशन फाइनाइट दिया हो, बस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली वहां से भी यही आंसर आएगा। मोर ओवर सीरीज आ गई, समझ में आ गया कि नहीं? खत्म, अगले क्वेश्चन पे चलो। ठीक है, जिसका आंसर आ गया मैं एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, सॉल्व करते रहेंगे। ये तो हटा दो ना, ये डिस्कशन तो क्लोज हो गया। जिसका आंसर हो गया वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तब तक। Sum of first 4 term of GP is given as 30 and sum of next 4 term is equal to 480. Find the sum of first 12 terms. तो फर्स्ट 4 टर्म का सम 30 है, नेक्स्ट 4 टर्म का सम 480 है, तो फर्स्ट 12 टर्म्स का सम क्या होगा? अब इसकी बात करें, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है किसका इसका हो गया? ये इन्फिनाइट जीपी है तो दिख रहा है, एस इज इन्फिनाइट जीपी। एस का कॉमन रेशियो क्या है? व्हाट इज कॉमन रेशियो, जल्दी बताओ। 1/3। 1/3। और फर्स्ट टर्म भी क्या है? 1/3। तो ए और आर दोनों की वैल्यू 1/3 है। इन्फिनाइट जीपी का सम निकालना आता है ना, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो आंसर आ गया 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, आंसर क्या आ गया? 2 हाफ। हाफ आ गया? अरे बोलो हाँ या ना। ये सर। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि देन इवेल्युएट, ये एस की वैल्यू आ गई, और इवेल्युएट क्या करना है? इवेल्युएट करना है 0.008 की पावर log ऑफ s बेस 5। तो हो जाएगा कैसे? पहले इसको देखो, व्हाट इज 0.008? 0.2 का क्यूब है। यस सर। 0.2 मतलब 1/5। तो 1/5 का होल क्यूब है, और फिर इसकी पावर क्या है? log s बेस 5। अच्छा देखो, ये कई बार ऐसा होता है जब आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हो ना, तो ये बात भी नहीं समझ में आती क्या कि ये नंबर 0.2 का क्यूब है या ये 0.2 1/5 है। स्ट्रेस में वो चीज कभी कभी घबराहट हो जाती है समटाइम्स, अगर टाइम बहुत कम हो वगैरह वगैरह। तो आपको एक बात तो हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब एक्सपोनेंट की पावर लॉग है तो लॉग का बेस और एक्सपोनेंट का बेस क्या आना चाहिए? सेम, तभी सिंप्लीफाई होगा। और यहाँ लॉग का बेस तो तुम्हें दिख रहा है 5, तो एक्सपोनेंट भी 5 बेस की नंबर होगी, ये डेडली होगा ही होगा ऐसा। जब आप ये दिमाग में रहेगा ना कि एक्सपोनेंट में 5 बेस, तब तुरंत दिमाग जाएगा अच्छा ये 5 बेस में कैसे कन्वर्ट होगा, तो तब अपने आप समझ में आ जाएगा कि 0.2 होगा, 0.2 1/5 होगा। तो कोई भी चीज को स्ट्राइक करने के लिए एक इंस्पिरेशन चाहिए होता है,
वो इंस्पिरेशन हमेशा ये लिंक्स और ये प्रॉपर्टीज जो आप लर्निंग कर रहे हो ना, ये नॉलेज से वो इंस्पिरेशन मिलता है, ठीक है। एनीवे, अब हो गया कि नहीं? क्या हो गया? 5 की पावर -3 हो गया। तो 5 की पावर -3 मतलब 5 की पावर log s बेस 5 होल टू द पावर -3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया वैसे? 1/2 की पावर -3 आ जाएगा। तो पहले तो ये हो गया s, ऐसे ही हो गया ना, s की पावर -3 हो गया, और s क्या था हमारा? s आया था 2 की पावर -1, तो आ गया 2 की पावर 3, दैट इज 8। 6th हो गया, 7th हो गया। अगला वो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो फटाफट करके बताओ। गुड गुड गुड। क्या किया भाई? इसके लिए बताया नहीं। समझना, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ जीपी इज 30। तो आपने जीपी क्या लिया? AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, AR5, AR6, AR7, ऐसे ही है ये ऐसे। फर्स्ट 4 टर्म का सम दिया हुआ है इन्होंने कितना? 30। तो A टाइम्स आपको दिया हुआ है A टाइम्स 1 + R स्क्वायर प्लस R क्यूब, ये दिया हुआ है 30। और क्या दिया हुआ है? ये नेक्स्ट 4 टर्म AR4 कॉमन ले लो, तो आएगा वही 1 + R स्क्वायर प्लस R क्यूब, है ना? इट इज इक्वल टू 480। और ऑब्वियस सी बात है कि ये दो इंफॉर्मेशन से अगर डिवाइड कर दें तो A कैंसिल हो गया, तो R की पावर 4 आ गई। सेकंड से किसको डिवाइड कर दिया? फर्स्ट को। तो R⁴ की वैल्यू आ गई कितनी? 16। यस। तो R स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 और -4। तो -4 तो हो नहीं सकती अगर मैं रियल जीपी की बात करूं तो ये वाले को रिजेक्ट कर देना है ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर लुकिंग फॉर रियल जीपी। इफ R इज रियल, तो रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। ऑल्दो इमेजिनरी जीपी भी हो सकती है, तो वहां से R स्क्वायर की वैल्यू -4 लेकर के R2 आयोटा और -2 आयोटा वाली जीपी भी बन सकती है, ऐसा नहीं। तो उसको अभी नहीं ले रहे हैं। R² 4 हो गया तो R की 2 वैल्यू आई, एक -2 और एक 2। अब इसके बाद में इन्होंने क्या बोला?
आर आ गया तो ए आ गया ना, बोलो। अगर आर की वैल्यू 2 लिया तो ए क्या आएगा, आर को 2 लिया तो 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब 8 4 12 एंड 3 15, तो ए की वैल्यू 2 आ गई। और जब आर की वैल्यू आपने -2 लिया तब क्या ये हो जाएगा, आर -2 लिया तो इसमें पुट किया तो a मल्टीप्लाइड बाय 1 - 2 + 4 - 8 इज इक्वल टू 30। तो 4 1 5 10, तो -5 ए आया, बोलो। -5 टाइम्स ए की वैल्यू 30 आई। हाँ क्या, किसमें? सर एक की जरूरत ही नहीं है। हाँ ए की जरूरत नहीं है, मतलब उसके बिना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। फर्स्ट 12 टर्म का समेशन चाहिए ना हमें, तो ए के बिना कैसे सॉल्व हो जाएगा? सर सेकंड इक्वेशन को r की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। बट एनीवे निकालना भी चाहो तो निकाल भी सकते हो। अब हमें क्या चाहिए था, आर आ गया, हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए a + AR + AR² + AR³ अप टू कहाँ तक, AR की पावर AR की 11। पावर 11 तक। हाँ तो तुमने क्या बोला कि क्या कर दे, ये समेशन निकालने के लिए क्या बताया तुमने साकेत? सेकंड को, सर सेकंड को r की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। हाँ ये कर सकते हैं। वैसे भी देखो ऐसे समझो कि अगर अगर इसको, ये पहले वाले को अगर आप r की पावर 4 से मल्टीप्लाई करो तो दूसरा वाला आ जाता है कि नहीं? ये जो फर्स्ट 4 टर्म है इसी को r की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेकंड 4 टर्म बन जाते हैं, और इसी को r की पावर 4 से मल्टीप्लाई करो तो थर्ड 4 टर्म बन जाएंगे। तो हमें ऐसे समझो आप कि अगर r की वैल्यू मान लो -2 आए या 2 आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ, r की पावर 4 क्या आ जाएगा, r की पावर 4 तो हमारा 16 ही होगा। तो T1 + T2 + T3 + T4 तो आपको गिवन ही है, कितना गिवन है, 30 फर्स्ट 4 टर्म का सम। और जो T5 + T6 + T7 + T8 क्या है, ये क्या है, तो इसी का 4 टाइम्स है ना, इसी का r की पावर 4 टाइम्स है, r की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। r की पावर 4 मतलब 16, तो 16 × 30 यही था ना 480। और अगला वाला जो टर्म होगा कौन सा, T9 T10 T11 और T12, इसका सम जो होगा ये इसका 4 टाइम्स फिर से होगा, मतलब इसका 16 टाइम फिर से होगा। तो 16 स्क्वायर × 30, और फिर आप सीधे तीनों को ऐड कर दो तो 1 से लेकर के 12 तक का समेशन आ जाएगा। और इनफैक्ट यहां से भी आ जाएगा अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर ए निकाल के करेंगे तो भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। हाँ जी जल्दी आंसर करो। अच्छा पिछले वाले डिस्कशन में एक प्रॉपर्टी भी समझ में आई आपको, अगर किसी जीपी के कांस्टेंट नंबर 4 टर्म को ग्रुप कर दो और हर एक ग्रुप का समेशन कर लो तो समेशन भी जीपी में होंगे, क्योंकि फर्स्ट 4 का r की पावर 4 टाइम्स था सेकंड 4, फिर r की पावर 4 टाइम्स था थर्ड 4, तो वो समेशन भी क्या होंगे, जीपी में। तो एपी में भी ऐसा होता था, एपी के टर्म को ग्रुप करके वो समेशन निकालते थे, तो वो भी क्या होते थे, वो समेशन भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते थे। कॉमन डिफरेंस होता था n² × d, नंबर ऑफ टर्म, जितने आपने टर्म को ग्रुप किया
उसका स्क्वायर टाइम्स कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर r की पावर 4 हो गया, 4 4 किया तो। सर फर्स्ट वाले के ए पार्ट में तो वो एक एपी और जीपी का बन फर्स्ट वाले के ए पार्ट में 10 -1 100 -1 ऐसा कर। तो जीपी माइनस कांस्टेंट सीरीज 999 999 अगर ऐसा है तो ये क्या होगा? तो अगर मैं S लिखूं, ए पार्ट की बात करूं, तो S जो समेसन है वो है 9 प्लस अगला क्या है 99 प्लस अगला क्या है 999 प्लस अगला क्या है 9999 एंड इट विल गो ऑन। पहले में एक 9 है, दूसरे में 2 9 है, nth टर्म में कितने 9 है? n 9 से n टाइम्स। अब यहाँ पर आपको एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखने वाली बात, क्या समझने वाली बात है कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ, ध्यान से 1 1 1 1 1 n टाइम्स, तो इसको हम एक जीपी का सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? आई कैन राइट दिस एज 1 + 10। 1 + 10 क्या होता है? 11। 2 बार 1 हो जाएगा। फिर इसमें 10 स्क्वायर ऐड कर दो तो 100 + 10 + 1 1 1 1, 3 1 होगा तो 1 + 10 + 10 स्क्वायर हो जाएगा। 4 1 होगा तो 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब। अरे डेसिमल सिस्टम है यार। अगर कोई नंबर ए बी सी डी ई है तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है? a × 10 की पावर 4 नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसके फॉलो अप में जितनी डिजिट है 10 की उतनी पावर, ठीक है, प्लस b × 10 क्यूब प्लस c × 10 स्क्वायर प्लस d × 10 प्लस e × 10 की पावर 0। तो वर्चुअली आप देखो तो अगर ए बी सी डी ई सारे सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा? जीपी हो गई 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब + 10 4। तो अगर n टाइम्स 1 है तो कहां तक जाएगा? 4 बार है तो 10 क्यूब है, तो n है तो 10 की पावर n-1। ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अगर ये दिमाग में रहेगा तो आप इसको भी लिख सकते हो। व्हाट डू यू राइट? पहली बात ये नोट कर लो इसको। दूसरी बात कि अगर 9999 ऐसे है, n डिजिट्स हैं, तो इसको क्या लिखोगे आप? तो इसको लिख दोगे 9 कॉमन लेकर के 1 1 1 1 n डिजिट्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 9, और इसको तो आप लिख ही रहे हैं 1 + 10 + 10 स्क्वायर अप टू 10 की पावर n-1। इतना नहीं, इसको ये जीपी का सम भी जानते हो आप। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 10, नंबर ऑफ टर्म n, तो क्या हो जाएगा? 1 × 1 × एनीथिंग इज 1, 10 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 10 - 1 9 है। और इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 9 × 10 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 9 कैंसिल होके आ गया 10 की पावर n-1। एग्रीड? सही बात है। तो भाई एक बार 9 है तो 10 - 1, 2 बार 9 है तो 10 स्क्वायर -1, 3 बार 9 है तो 10 क्यूब -1। तो अगर मैं इसको लिखूं तो इसको लिखूं 10 - 1, अगले वाले को क्या लिखूं? 10 स्क्वायर -1, अगले वाले को क्या लिखूं? 10 क्यूब -1, और लास्ट वाले को क्या लिखोगे? 10 की पावर n-1। हाँ या ना, जल्दी बोलो। अब ये सीरीज
ओरिजिनली तो सीरीज जीपी नहीं थी, जो सीरीज गिवन थी ना तो एपी थी ना तो जीपी थी, लेकिन जब इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया तो ये एक जीपी बन गई 10 + 10 स्क्वायर। पहले टर्म को क्लब करो, ये जीपी है या नहीं है, और दूसरे को क्लब करो, -1 + 1 + 1 कांस्टेंट सीरीज है। अब इस जीपी का सम बोलो क्या आएगा। फर्स्ट टर्म इज 10, कॉमन रेशियो इज 10, तो ए की वैल्यू और आर की वैल्यू दोनों 10 है। समेशन का फार्मूला याद है, a इंटू आर की पावर n अपॉन -1 अपॉन r - 1। बार बार ये फॉर्मूला लिखते जाओ अगर आप याद करना चाहते हो तो 10 × 10 raised to the power n - 1 अपॉन 9, 10 - 1 is 9, और माइनस उधर क्या है n, ये आंसर आ गया। तो ये जो सीरीज है इसका सम आ गया। तो ये सीरीज को किस कैटेगरी में डालोगे, अ सीरीज विच इज नॉट अ जीपी बट इट इज रिड्यूसिबल टू अ जीपी फॉर्म, जैसे 2 क्वेश्चन उस दिन किए थे, है ना। ऐसे जरा बी वाला पार्ट करके बताओ, बी पार्ट जल्दी आंसर करो, क्विक। ये जो 2 बातें बताई इसको नोट कर लेना कहीं पर, ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा। मतलब इन जनरल ऐसे बोलो कि इसी बात को ऐसे भी आर्ग्यू कर सकते हो कि 9 को जब मैंने लिखा 10 - 1 तो 9 को लिखूंगा 10 स्क्वायर -1, तो एक पैटर्न दिख रहा है कि जितनी बार 9 होगा 10 की पावर उतनी पावर -1। तो 9 9 9 9 9, अगर ये n बारी हो, n डिजिट 9 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 10 की पावर n - 1। इसी तरह से अगर कहीं पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये भी नोट कर लो, अगर कहीं पर एक नंबर है जिसमें a है, कितनी बार, n टाइम्स, n डिजिट्स, तो n डिजिट की नंबर है और सारी डिजिट सेम है, ए ऐसा है, जैसे 66666 हो या 444 हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं a/9 इंटू 9999 लिख सकते हैं कि नहीं। क्या किया मैंने, a कॉमन ले लिया तो a मल्टीप्लाइड बाय 11111 आ गया, फिर 9 से डिवाइड कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a/9 मल्टीप्लाइड बाय 999 n टाइम्स। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। अब n टाइम्स 999 को क्या लिखते हैं, 10 की पावर, तो इसको लिख सकते हैं a/9 इंटू 10 की पावर n - 1। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर मैं लिख रहा हूं 4444444 ऐसे अगर n टाइम्स है या 100 टाइम्स है तो क्या लिखोगे इसको, इस नंबर को क्या लिखोगे, 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 100 - 1। ठीक है, तो बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम इस तरह से बन जाती हैं कि 444 इतना बार -888 इतना बार इक्वल टू दिस प्रूफ करो, ऐसा। तो हमेशा ये वाला सिंप्लीफिकेशन काम आएगा वहां पर।
ठीक है जी, तो 9th जिसका हो गया वो 8th हो गया बी पार्ट, तो 9th कर लो फटाफट जल्दी से। ये नोट कर ली, इसको हटा दूं मैं? So if you look at B part, right? तो 8th का B part तुम्हारा है एस समेशन जो है वो 9.9 मतलब 9/10 प्लस 99/10 स्क्वायर प्लस 999/10 क्यूब एंड सो ऑन है। इसको आप लिखना चाहो तो 10 - 1/10 हो जाएगा। ये 10 स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर हो गया। ये 10 क्यूब माइनस 1/10 क्यूब हो गया। तो अपने आप आपको 10/10 1 1 1 1 है ना, पहला टर्म ले लो तो 1 1 1 1 आ जाएगा। 1 - 1/10 है प्लस 1 - 1/10 स्क्वायर हो गया प्लस 1 - 1/10 क्यूब हो गया। अब ये सीरीज में आइसोलेट कर लो, 1 को n टाइम्स अलग कर दो। कितनी बार? n टाइम्स, माइनस जीपी है 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर एंड सो ऑन। समेशन क्या आएगा बोलो? 1 से 1 1 1 n टाइम्स, तो n आ गया माइनस फर्स्ट टर्म 1/10, कॉमन रेशियो भी 1/10। तो समेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1/10 का होल स्क्वायर ना पावर n डिवाइडेड बाई 9/10 और फिर आंसर लिख दो, खत्म। तो ये तुम्हारा आंसर फाइनली लिखा जाएगा n - 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 1/10 की पावर n। सो ये तुम्हारा समेशन आ गया बी पार्ट का। बी पार्ट भी हो गया, ए पार्ट भी हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप लर्न कर रहे हो, ये नंबर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम में तो वर्क हो ही रहा है, इसका एप्लीकेशन है। बट आप लोगों ने नंबर थियरी में पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम में, कि किसी भी रिपीटिंग डेसिमल को नॉन रिपीटिंग, एक डेसिमल दो तरह के होते हैं। अगर मतलब किसी फ्रैक्शन को आप डेसिमल में एक्सप्रेस करो तो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसके डेसिमल के बाद डिजिट्स खत्म ना हो, चलती रहे। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो तरह के होते हैं, एक रेकरिंग जिसमें एक पैटर्न ऑफ रिपीटिशन होता है, वो रैशनल होती है, और जो नॉन रिपीटिंग होती हैं वो इरेशनल होती हैं। तो किसी भी रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना, p/q के फॉर्म में लिखने के लिए आपके पास में दो मेथड होते हैं। एक तो जो 10 की पावर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं, और एक ये जीपी वाला मेथड। तो जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को बोल रहे हैं क्या कि एक नंबर है ये 0.423 बार का मतलब क्या है? ये 2 3 रिपीट हो रहा है, 2 3 2 3 2 3 इंफिनिटी तक रिपीट हो रहा है। तो आपको इस नंबर को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आप पहले कैसे करते थे? तो एक तरीका ये था कि अगर विदाउट जीपी करना तो मान लो ये x है, और फिर जितनी डिजिट, पहले तो हम 10x करते हैं, नहीं पहले 10x करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बार जो है वो 4 के ऊपर नहीं है। तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा तुम्हारा क्या, 4.23 बार हो जाएगा। अब इसके बाद में इसमें जितनी डिजिट पे बार है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 1000x हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप दोनों साइड में, इधर में क्या आ जाएगा 423.23 बार, क्योंकि डेसिमल यहाँ आ जाएगा ना यहाँ, तो अभी भी 2 3 2 3 2 3 पैटर्न तो वही है। अब इसके बाद ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा, इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 990x की वैल्यू क्या आएगी, 419। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 419 डिवाइडेड बाई 990। सो दिस इज एक्चुअली दी p/q फॉर्म ऑफ दिस नंबर।
बट इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, 0.423 कैन बी रिटन एज 0.4 प्लस 0.023 प्लस 0.00023 प्लस 0.0000023 एंड सो ऑन। लिख सकते हैं ऐसा। नाउ वंस यू राइट दिस, देन सेकेंड टर्म ऑनवर्ड इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे? अगर आप इसको, इस नंबर को आप a मान लो, तो ये वाली नंबर क्या है? इसी नंबर में 10 की पावर किससे? 100 से। इसी को 100 से डिवाइड करो तो डेसिमल के आगे 2 जीरो और लग जाएंगे, फिर 100 से डिवाइड करो। ये a है तो अगला क्या है? a बाई 100। अगला क्या है? a बाई 100 स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन। अब तो जीपी हो गई। अब इस जीपी का सम कर लो, इस जीपी का सम करो, यू गेट द आंसर। कहां तक जीपी जाएगी? ये इन्फिनाइट जीपी होगी। इन्फिनाइट जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/100। तो आ जाएगा तुम्हारा 0.4 प्लस a कितना था? 0.023 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा? 100 माइनस 1 कितना हो गया? 99 इंटू ऊपर जाके क्या आ जाएगा? 100। अब सिंप्लीफाई कर लो, ये करते सेम। ठीक है जी। ये वाला 4/10 है। ये क्या है? ये नंबर क्या है? 4/10 है। तो एलसीएम लेके तो 990 आ जाएगा और सिंप्लीफाई कर ले तो आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 इंटू 99 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 990, वही आ जाएगा सेम। ठीक है। तो आपके पास में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला मेथड, जितनी भी रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, रिपीटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग वाले, वो सारे जीपी से उनको सॉल्व करके दिखाया जा सकता है कि उसकी रैशनल इक्विवेलेंट क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में वो कैसे रिप्रेजेंट होंगे। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, जल्दी आंसर करो। या अच्छा ऐसा करो, इसको आप कर लेंगे, नोट कर लो। हाँ एग्जैक्टली। तो इस क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ बेटा। अब नेक्स्ट क्लास आपका टास्क मैं दे दे रहा हूँ, टास्क जरूर सब लोग नोट कर लो, काम करते रहो, साथ के साथ वर्क करो, नहीं तो फिर पीछे हो जाएंगे भाई। गेम 4 तक सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए जी, है ना। सॉल्व अप टू गेम 4 पूरा, और गेम 5 में आप चाहेंगे तो फर्स्ट 3 प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर सकते हैं। और गेम 1 जो था, गेम 2 और गेम 3 ये तो एपी के थे, तो इसमें भी जो जो डाउट्स होंगे वो आप इकट्ठा करके रख लो, क्योंकि गेम के डाउट कोशिश करो कि क्लास में ही हो जाए, क्योंकि गेम में 50% प्रॉब्लम तो मैं क्लास में करा देता हूँ, मोर देन 50%। तो जो 30-35% प्रॉब्लम जो गेम की रहती हैं वो साथ के साथ में प्रैक्टिस करो और क्लास में ही पूछ लो, तो गेम क्लास में ही फिनिश हो जाए। और जब डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे तो हम लोग सिर्फ टेक्सचुअल एक्सरसाइज वगैरह डिस्कस करें बुकलेट पे। ठीक है, दैट्स इट।